नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर आप सभी के लिए लेकर के हाजिर हो चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए एक और बेहतरीन मॉक टेस्ट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हमारा मॉडल पेपर नंबर 2 होगा, जो कि हम प्रॉपर यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए करवा रहे हैं। और सीक्वेंस वाइज हम यहाँ पर हिंदी, जीके जीएस, रीजनिंग तथा गणित, इन चारों सब्जेक्टों के जो मिक्स प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं। तो आज हमारा मॉडल पेपर नंबर 2 होगा और इसमें हम टारगेट रखेंगे 260 नंबर का, यानी कि 300 का अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो आप किस तरह से 260 ला सकते हैं, किस तरह से एग्ज़ाम में मेहनत कर सकते हैं, उसको हम इस क्लास के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास का। आप लोग यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सभी प्यारे साथी उत्तर बताएंगे। प्रश्न नंबर 1 आप सभी के सामने है। कह रहा है कि वर्ष 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी डैश द्वारा की गई। प्यारे दोस्तों, वर्ष 2022 के एशियाई खेल थे जिसकी मेजबानी की थी चीन ने। किसने की थी? चीन ने की थी। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। हालांकि इनका जो आयोजन था ये 2023 में किया गया था। इस बात को भी याद रखेंगे। एशियाई खेल जो कि 19वें नंबर के थे, 19वें नंबर के, इनका जो आयोजन हुआ था 2023 में हुआ था, लेकिन हुए 2022 के लिए थे। कहाँ पर हुए थे? चीन में हुए थे। यहाँ पर दोस्तों भारत के द्वारा कुल मिलाकर के 107 पदक जीते गए थे। कितने पदक जीते भारत ने? 107 पदक जीते, ये भी याद रखेंगे। दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत के दूसरे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ सीडीएस का नाम बताइए जिन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए पदभार संभाला है। प्यारे दोस्तों, सीडीएस की बात करते हैं, जैसे हम चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कहते हैं, और ये भारत के दूसरे नंबर के सीडीएस बने हैं रिटायर्ड जनरल अनिल चौहान जी। कौन बने हैं? अनिल चौहान जी। और फर्स्ट सीडीएस कौन थे? तो प्यारे दोस्तों, फर्स्ट सीडीएस हमारे जनरल बिपिन रावत जी थे। इस बात को भी याद रखेंगे आप सभी। सीडीएस का जो गठन हुआ था वो 2020 के एक अधिनियम से हुआ था, और ये जनरल बिपिन रावत साहब अपने पहले सीडीएस थे। और जब इनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई तो भारत के सेकंड सीडीएस जो बने हैं वो प्यारे दोस्तों आपके वर्तमान में अनिल चौहान जी हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। बोला गया है मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। प्यारे दोस्तों, इंसुलिन पैदा करता है आप लोगों का अग्न्याशय है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो डायबिटीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। कहा गया है निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। भाई, अगर हम परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार क्लोरीन एक ऐसा तत्व है जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। सोडियम क्या है? एक प्रकार की नर्म धातु है। क्या है? नर्म धातु, जिसे हम मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्योंकि सोडियम जब पानी के संपर्क में आता है तो यहाँ पर आग लगने लगती है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये सारे के सारे यूपी पुलिस के प्यारे दोस्तों पूछे गए प्रश्न हैं। इसमें पूछ रहा है CH3COOH और CH का सूत्र क्या है। किसका सूत्र है ये बताना है। CH3COOH की बात करते हैं तो प्यारे दोस्तों ये आपका एथिल एथेनॉइट का सूत्र है। किसका? एथिल एथेनॉइट का। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है द्रवों के घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। प्यारे दोस्तों, द्रव यानी कि जो लिक्विड होता है, जब उसका हम घनत्व मापते हैं तो इसके लिए पिक्नोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पिक्नोमीटर का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस ने पूछा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसका नाम क्या है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार, ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो प्यारे दोस्तों ये अपना लखनऊ में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? लखनऊ में। कानपुर से आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जेके टेम्पल। क्या पूछा जाता है? जेके टेम्पल, जो कि भगवान शिव को समर्पित है, कानपुर में स्थित है। वाराणसी आपका मंदिरों का शहर है, इस बात को याद रखेंगे। आगरा में आपका कौन सा मेला लगता है? प्रसिद्ध पशु मेला लगता है। क्या लगता है? पशु मेला। इस बात को भी याद रखेंगे। इसे हम शायद
कौन सा मेला कहते हैं, आप बता सकते हैं इसका नाम? पशु मेला जो आगरा में लगता है भगवान शिव के सम्मान में, कौन सा मेला है? कल ही हमने करवाया था पिछले मॉक टेस्ट में, ठीक है। और आगरा में आप सभी को पता है ताजमहल भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश पुलिस के हेडक्वार्टर की बात आती है तो ये साथियों आपका हो जाएगा प्रयागराज में। कहाँ पर हो जाएगा? प्रयागराज में हो जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 रिपीटेड प्रश्न है, इसको देखेंगे। बोला गया है उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो भैया मैंने बताया था 2000 में, वर्ष 2000 में ये आपका उत्तराखंड अस्तित्व में आया था, इस बात को याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी हिस्से के 13 जिले थे इनको अलग करके बनाया गया था। उस समय इसका नाम उत्तरांचल था, जबकि 2005 में इसका नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया, ठीक है। और उत्तराखंड के लिए आप बता सकते हैं इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें बोला गया है बरसाना होली डैश के साथ खेली जाती है। बरसाने की प्यारे दोस्तों एक फेमस होली है डंडे की होली, जिसे हम प्यारे दोस्तों कहते हैं लठमार होली। क्या कहते हैं? लठमार होली। लठमार होली कहाँ पर होती है? ये प्यारे दोस्तों बरसाना में होती है। इसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार का कवच पुरुष के हाथों में होता है, जबकि महिलाओं के हाथों में लाठी होती है। तो महिलाएं पुरुष के ऊपर लाठी बरसाती हैं, जिससे पुरुष उस कवच के माध्यम से उसको कवर करता है। टमाटर होली भी वृंदावन में फेमस है। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित कामपिल्य मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? प्यारे दोस्तों कामपिल्य मेला की बात आती है, ये आपका जैन धर्म से संबंधित है, इस बात को याद रखेंगे। कहाँ पर लगता है? तो फर्रुखाबाद में। कहाँ पर लगता है प्यारे दोस्तों? फर्रुखाबाद में लगता है, इस बात को भी आप सभी अच्छे से याद रख लेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि डैश भारत के कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं। भैया भारत में कथक नृत्य के जो शास्त्रज्ञ हैं वो आपके पंडित बिरजू महाराज जी हैं, जिनका अभी 2022 में निधन हो चुका है। ये कथक के एक प्रमुख फेमस कलाकार थे, इस बात को भी याद रखेंगे। पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज इनके परिवार से ही संबंधित है। अच्छन महाराज, ये सारे के सारे लोग जो हैं कथक लोक नृत्य करते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में एक नहीं है? प्यारे दोस्तों जब आप यूपी पुलिस का कह सकते हैं, जब आप यूपी पुलिस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनमें से ऐसी कौन सा ऑप्शन है जो चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? भैया शारीरिक परीक्षण क्या मेडिकल होता है? बिल्कुल होता है। शैक्षिक योग्यता यानी कि प्यारे दोस्तों हम लोगों का पेपर भी होता है। आयु पात्रता, इसके लिए एक निश्चित आयु भी होती है। लेकिन भाषा परीक्षण का कोई भी संबंध हमें यूपी पुलिस के ज्वाइनिंग में नहीं मिलता है, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्तों एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने 10वां मेघ घाट पर किए जाने वाले 10 मेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? प्यारे दोस्तों वाराणसी की घटना है। 10 मेघ यज्ञ किया गया था यहाँ पर दशामेश घाट पर, और ये भगवान ब्रह्मा जी थे जिन्होंने 10 घोड़ों की यहाँ पर बलि दी थी, इस बात को याद रखेंगे। ये एक पौराणिक कथा के अनुसार कहा गया है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 प्यारे दोस्तों कह रहा है कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भैया बहादुरी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो आप लोगों का परमवीर चक्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? परमवीर चक्र हो जाएगा, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्यारे दोस्तों माई पैसेज फ्रॉम इंडिया डैश द्वारा लिखी गई किताब है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसने लिखी है किताब, ये बताना है। तो याद रखेंगे इस्माइल मर्चेंट। इस्माइल मर्चेंट जो कि एक फेमस लेखक हैं, इनके द्वारा माई पैसेज फ्रॉम इंडिया लिखी गई है, इस बात को याद रखेंगे। वी.एस. नायपॉल। वी.एस. नायपॉल वो व्यक्ति थे जिन्हें विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल के नाम से जाना जाता है, और ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें भारत की तरफ से पहला बुकर पुरस्कार मिला था। भारत के लिए फर्स्ट बुकर किसने जीता था? फर्स्ट बुकर याद रखेंगे, भारत का फर्स्ट बुकर जीता था वी.एस. नायपॉल ने। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 5 जून। क्या हो जाएगा? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल की बात आती है तो यहाँ पर मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, ठीक है। और अभी 22 मई रिसेंटली बीतता है, कौन सा? 22 मई। 22 मई को क्या मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। क्या मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। जैव विविधता दिवस 22 मई, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? तो प्यारे दोस्तों सर फ्रैंक लिटल। कौन है? सर फ्रैंक विटल हैं, याद रखेंगे, लिटल नहीं है, ये हैं विटल, ठीक है। सर फ्रैंक विटल जो कि रॉयल ब्रिटिश
एयरफोर्स के क्या थे आप लोगों के, एक सैनिक थे, इनके द्वारा क्या बनाया गया था, जेट इंजन का आविष्कार किया गया था। जेम्स वाट ने क्या किया था, ये भाई भाप इंजन का आविष्कार किया था। किसका, याद रखेंगे, जेम्स जो वॉट थे, इसने किसका आविष्कार किया है, भाप इंजन का आविष्कार किया है। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क का एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। यानी कि सामाजिक मीडिया नेटवर्क की कौन सी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा कोरा। कोरा प्यारे दोस्तों एक वेबसाइट है, जबकि ट्विटर, फेसबुक, वेबो ये सारे की सारी क्या हैं, कंपनियां हैं जो आपकी सामाजिक सोशल मीडिया नेटवर्क होती हैं, जबकि क्वारा क्या है, एक वेबसाइट है। अगले प्रश्न में आते हैं। कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक वन स्थित हैं। वन स्थिति रिपोर्ट जो कि उत्तराखंड से निकाली जाती है, देहरादून से, इसके अनुसार भारत का सर्वाधिक एरिया जो वनों का है वो मध्य प्रदेश में है प्यारे दोस्तों। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कहाँ पर है, ये परसेंटेज वाइज आप लोगों का मिजोरम में हो जाएगा। कहाँ पर, मिजोरम में हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है डैश फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। भाई फिनलैंड की जो शासकीय मुद्रा है वो यूरो। क्यों, क्योंकि प्यारे दोस्तों फिनलैंड एक यूरोपीय देश है, और यूरोपीय देशों में 20 ऐसे देश हैं। कितने देश, 20 देश, जो कि अपने यहाँ यूरो को चलाते हैं। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। यूरो को चलाने वाले कितने देश हैं दोस्तों, याद रखेंगे 20 देश हैं। फिनलैंड भी एक यूरोपीय देश है, तो इनकी मुद्रा यूरो हो जाएगी। अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 प्योंगयांग किस देश की राजधानी है, तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर कोरिया। क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर कोरिया इसका सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। प्यारे दोस्तों अटलांटा, ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है, जबकि ये क्या है, एक संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य है जिसकी राजधानी है। ये आपका अटलांटा राज्य नहीं है, न्यूयॉर्क एक राज्य है, मिनेसोटा राज्य है, लुइजियाना एक राज्य है। ये आपका अटलांटा एक राज्य नहीं है, तो यही हमारा सही उत्तर बनेगा, विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, महल भाषा को बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। महल भाषा लक्षद्वीप के लोग बोलते हैं मलयालम के अलावा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तमिल कहाँ पर बोली जाती है, तमिलनाडु में, बंगाली बंगाल में, हिंदी नॉर्दर्न स्टेशन में, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तीसरे छत्रपति कौन थे, देखो फर्स्ट छत्रपति तो शिवाजी थे, सेकंड जो छत्रपति थे वो संभाजी महाराज थे। कौन थे, सेकंड छत्रपति कौन थे, संभाजी महाराज थे। लेकिन जो तीसरे छत्रपति थे इनका नाम क्या है ये बताना है, तो याद रखेंगे राजा राम जी। कौन थे, राजा राम, ये भी एक प्रकार के मराठा थे और शिवाजी के दूसरी पत्नी के पुत्र थे। राजा राम जिनका जन्म 1670 में हुआ था और 1700 में इनकी मृत्यु हो गई थी, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहा है डैश ओडिशा के प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। डैश ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, तो पहले दोस्तों घुमूरा। कौन है, घुमूरा उड़ीसा का ही एक लोक नृत्य है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। राउत नाचा कहाँ का है, तो ये प्यारे दोस्तों छत्तीसगढ़ का है, इस बात को याद रखेंगे। डुल्लू कुनीता कहाँ का है, डुल्लू कुनीता आपका कर्नाटक से हो जाता है। कहाँ से हो जाता है, याद रखेंगे कर्नाटक से। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह डैश तक कर दिया गया है। भाई केंद्रीय बजट के अनुसार भारत का राष्ट्रपति जो है उसका जो वेतन है वो कितना है, 5 लाख रुपए है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद भारत तीसरे स्थान पर है नारियल उत्पादन में। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों में हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से डैश महिलाएं शामिल थी। तो प्यारे दोस्तों संविधान सभा जो थी जब संविधान बन रहा था तो उसमें 284 ऐसे सदस्य मौजूद थे जब संविधान को लागू किया गया तो उस पुस्तक पर साइन हुए थे। तो उसमें प्यारे दोस्तों 15 महिलाएं भी शामिल थी। कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी, इस बात को याद रखेंगे। आप लोग इनका एक बार से नाम याद रख लेंगे। देखो ये 15 महिलाएं थी जिन्होंने क्या किया था प्यारे दोस्तों, जो है अपने संविधान सभा के जो अंतिम बैठक हुई थी वहाँ पर संविधान में जब साइन हुए तो 15 महिलाओं ने साइन किए थे। देखो एक अम्मू स्वामीनाथन थी, दक्षायनी वेलायुधन थी, बेगम अयाज रसूल। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बेगम अयाज रसूल। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्यारे दोस्तों ये अपने उत्तर प्रदेश से थी और संविधान सभा में सिग्नेचर करने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला थी। दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता जी थी, कमला चौधरी थी, लीला राय थी, मालती चौधरी थी, पूर्णिमा बनर्जी थी,
राजकुमारी अमृत कौर जो कि भारतीय कैबिनेट की पहली मिनिस्टर भी बनी थी, रेणुका रे बनी थी, और सरोजिनी नायडू थी, सुचेता कृपलानी थी, पंडित विजय लक्ष्मी और एनी मैस्क्रॉन। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। एनी मस्क्रॉन ये आपकी केरल से थी। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। तो बेगम अयाज रसूल को इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे, और राजकुमारी अमृत कौर को। ये दोनों महिलाओं के नाम पूछे जाते हैं। राजकुमारी अमृत कौर पहली कैबिनेट मिनिस्टर थी, और जबकि बेगम अयाज रसूल लखनऊ से संबंधित थी, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की परिकल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डैश ने की थी। भाई देखो, एक याद रखना है, एक संगठन था जिसका नाम था HRA। क्या नाम था प्यारे दोस्तों? एक संगठन था जिसका नाम था HRA। इस संगठन की स्थापना 1924 में होती है। कब होती है? 1924 में। तो इसमें कुछ लोग शामिल थे। ठीक है, सचिन नाथ सान्याल भी थे, और राजेंद्र लाहाड़ी थे, अशफाक उल्ला खां थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। तो इन लोगों ने दोस्तों क्या किया, इस संगठन की स्थापना की, और इसके बाद इन्होंने कहा जितना भी सरकारी खजाना है उसको हम लूटेंगे, और क्रांति जो हमें अपनी बढ़ानी है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस आधार पर राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, इन दोनों ने एक योजना बनाई कि हम क्या करें, काकोरी रेलगाड़ी की लूटपाट करते हैं। काकोरी एक ट्रेन थी जो लखनऊ से काकोरी तक जा रही थी, जिस ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन। क्या नाम था? नाम पूछ सकता है ट्रेन का, 8 डाउन ट्रेन नाम था। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो इसको प्यारे दोस्तों काकोरी के स्थान पर लूट लिया जाता है। तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां इसमें मुख्य रूप से शामिल थे, इस बात को याद रखेंगे। चलिए 31 नंबर कह रहा है कि बंगरू डैश में हाथ की छपाई प्रसिद्ध केंद्रों में एक है। प्यारे दोस्तों बंगरू की बात आती है तो राजस्थान की प्रसिद्ध है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ये एक प्रकार की कला है, राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अप्रैल 2024 में नगद आरक्षित अनुपात कितना है? भाई याद रखेंगे, ये आपका लगभग 4% है। इसको एग्जैक्टली अगर देखा जाए ये आपका 4.5%। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नगद आरक्षित अनुपात का मतलब है CRR। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और दोस्तों ये अपना रिकॉर्ड समय रहा है कि 2018 से ये बदला नहीं है। 2018 से 4.5% ही इसको रखा गया है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अप्रैल 2024 तक का डेटा है। क्वेश्चन नंबर 33 में आ जाइए। हवा महल 1799 में महाराजा डैश द्वारा बनवाया गया था। तो याद रखेंगे महाराजा सवाई प्रताप सिंह, इनके द्वारा 1799 में हवा महल बनवाया गया था। प्यारे दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि इसमें कितनी खिड़कियां हैं। ये क्वेश्चन एक बार SSC ने पूछा था कि हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं। कोई प्यारा साथी कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी से। अगर आप देख रहे हैं तो जल्दी से बताओ, गूगल करके आओ, कुछ भी करके आओ। हवा महल के में कितनी खिड़कियां हैं ये आपको बताना है। ठीक है, इसके अलावा सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा बनवाया गया था, जयपुर में स्थित है, और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न में आते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? देखो एंटोनियो गुटेरेस हमें सभी को पता है कि ये वर्तमान में क्या है, ये वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं। लेकिन इससे पहले ये किसी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उस देश का नाम हो जाएगा पुर्तगाल। क्या नाम हो जाएगा? पुर्तगाल। प्यारे दोस्तों ये वही पुर्तगाल है जहाँ का रोनाल्डो है, फुटबॉलर है। और दोस्तों पुर्तगाल ने सर्वप्रथम भारत की खोज की थी, यानी कि भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की थी, जिसका नाम व्यक्ति का नाम था वास्को डी गामा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। 35 में कह रहा है कि उद्घाटन के बाद लखनऊ में एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और डैश टीम के बीच खेला गया था। प्यारे दोस्तों पहला जो एकाना स्टेडियम अपना लखनऊ में बना हुआ है, इसमें पहला मैच भारत वेस्ट इंडीज के विरुद्ध खेला गया था 2018 में। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो भैया याद रखेंगे रमेश कुंतल वैस को। ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। देखो अभी आप सभी को पता होगा 2024 का मिला नहीं है। क्यों नहीं मिला? क्योंकि 24 में अभी कुछ रचनाएं होंगी, उसके बाद इसको दिसंबर के अराउंड डिसाइड किया जाएगा। लेकिन 2023 का आप लोगों से पूछ सकता है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा 2022 का पूछ सकता है। ठीक है, 2022 का, 2021 का भी पूछ सकता है। तो ये आप सभी याद रख लेंगे। एक नोट्स बनाओ, इनको गूगल करके लिख लो। ठीक है, 2022 का मिला था रामदत्त मिश्र को। ठीक है, और 21 का आप ढूंढ के लिख सकते हैं, रमेश चंद्र शाह आई थिंक थे। और इसके बाद 23 का आप ढूंढ के लिख लेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद में उचित अलंकार के रूप में सबसे अच्छा है। भाई अब हम देखने वाले हैं हिंदी। प्यारे दोस्तों हिंदी को देखने वाले हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। यहाँ पर हमने 36 प्रश्न GK GS से देखे। ठीक है, तो अब 35 प्रश्न या 32 प्रश्न ऐसे होंगे जहाँ पर हम हिंदी को देखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर गद्य को शामिल नहीं किया है। अगर हम गद्य को भी शामिल कर लेते तो क्वेश्चन थोड़ा हो सकते थे 37-38 हो जाते। लेकिन दोस्तों गद्य पूरा का पूरा एक यहाँ पर इतने इतने में लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे क्वेश्चन बनेगा तो हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए गद्य के लिए अलग से क्लासेस लेंगे।
तो अब हम हिंदी को देखने वाले हैं। जल्दी से आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है। चलिए देखिए, प्रश्न में बोला है, सबसे पहले तो हम पंक्ति को पढ़ते हैं। पंक्ति जो मुख्य रूप से लिखी गई है उसका नाम है तरनी तनुजा तट तमाल तरबर बहुछाई। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक आपको छंद दिया गया है और इसमें पूछा है कौन सा अलंकार है। तो अगर आप गौर से इसको देखेंगे तो ता, फिर से ता, फिर ता और यहाँ भी ता, अर्थात एक लेटर है, एक अक्षर है जिसका बार बार रेपिटेशन हो रहा है। और याद रखेंगे, जब भी किसी अक्षर की पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर साथियों अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार होता है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमने कल श्लेष में आपको बताया था, जब एक शब्द के क्या मिले, एक शब्द के कई अर्थ मिले तो वहां पर श्लेष अर्थ अलंकार होता है, जबकि एक जैसे कई शब्द आए वहां पर यमक अलंकार होता है। उपमा में तुलना की जाती है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय का भेद हो। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है शब्दों का सही अव्यय का भेद। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा है आज दिन भर वर्षा होती रही, लेकिन रेखांकित तो है नहीं। तो यार रेखांकित है नहीं, दिन भर में कर लो, ठीक है। दिन भर में देखोगे तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय है। कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषण अव्यय है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 39 नंबर, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आप नानी के घर जाओ। क्या कह रहा है? आप नानी के घर जाओ। भाई यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आप लगा हुआ है, अर्थात कोई बड़ा व्यक्ति है। और जाओ आप कैसे कह सकते हो? बड़े व्यक्ति को जाओ नहीं कह सकते हो, यहाँ पर कह सकते हो आप लोग आप नानी के घर जाइए। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 प्यारे दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर में कह रहा है एक छंद में कितने चरण होते हैं। भैया छंद जो होता है उसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 4। इनको 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। एक सममात्रिक, क्या है? सममात्रिक है। एक आपका सममात्रिक, एक विषम मात्रिक, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। सममात्रिक में आपका 2 और 4 नंबर का होता है और विषम में 1 और 3 का होता है। इस बात को याद रखेंगे। छंद कितने प्रकार के होते हैं आप बता सकते हैं? छंद कितने प्रकार के होते हैं? हमने चरणों की बात की है यहाँ पर। अगले प्रश्न में आ जाओ। रस कह रहा है दोस्तों, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। तो रस का जो संबंध होता है वो कौन सी धातु से है? वो प्यारे दोस्तों श्रय धातु से। किससे है? श्रय धातु से है। इस बात को याद रखेंगे। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है बहना। क्या होता है? बहना, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। जैसे कहते हैं कि श्रृंगार रस, श्रृंगार रस में क्या होता है? प्रेम बहता है। जो श्रृंगार रस होता है उसमें क्या होता है? श्रृंगार रस में प्रेम की बरसात होती है, बहता है, ठीक है। हम उसके प्यार में बह गए, भाई प्रेम बह रहा था तभी तो बह गए। तो वहाँ पे श्रृंगार रस, तो जो रस है कुल मिलाकर याद रखना है आपको, यहाँ पर जो है वो धातु होगी, वो श्रय धातु होगी जिसका अर्थ बहना होता है। 42 नंबर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही है। हाथी ने केला खाया, और दोस्तों हमें कर्मवाच्य बनाना है। प्यारे दोस्तों यहाँ पर हाथी ने केला खाया कर्तव्यवाच्य दे रखा है, कर्मवाच्य बनाना है। वाच्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, पहले सुन लो, कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो हमें कर्मवाच्य में इसको परिवर्तित करना है, तो इसका उत्तर बनेगा हाथी द्वारा केला खाया गया। किसके द्वारा? हाथी द्वारा केला खाया गया। इसका सही उत्तर बनेगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। प्यारे दोस्तों एक मुहावरा दे रखा है जिसका नाम है गीदड़ भभकी। क्या नाम है? गीदड़ भभकी। इसका जो अर्थ होगा वो प्यारे दोस्तों होगा कोरी धमकी देना। गीदड़ भभकी आपने देखा होगा, पहले जो है सियार जो होते हैं, कहानियाँ सुनी होगी। सियार क्या होता था? अगर किसी को डरा लिया तो डरा लिया। जैसे आपने मोगली देखा होगा, अगर बचपन में देखा है, मैंने बहुत देखा है इसको, ठीक है। मोगली एक क्या कह सकते हैं इसको, एक कार्टून आता था। तो इसमें क्या होता है, वो सियार जो शेर खान के साथ में रेड कलर का सियार रहता था, वो अगर मोगली को डरा ले तो बहुत ज़्यादा डरा लेता था, ठीक है। लेकिन मोगली अगर ना डरे तो उसको लौट करके वो धमका देता था मोगली उसको, सियार को। तो गीदड़ भभकी मतलब वो गीदड़ ही था तो वो भभकी देखा था। इसका मतलब कोरी धमकी, उससे कोई डरने वाला नहीं है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो आई होप समझे होंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना है। ऐसा कौन सा चिन्ह है जिसका अर्थ आधा रुकना है? प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, इसको देखिए, इसको गौर से देखो। ये जो चिन्ह होता है ये अल्प विराम का होता है। क्या है? अल्प विराम। और इसका हिंदी जो वर्जन होगा वो क्या होगा? आधा रुकना। भैया अल्प आधा और रुकना विराम, खत्म बात। ये पूर्ण विराम दे रखा है, ये विस्मयादिबोधक दे रखा है, ये अर्ध विराम दे रखा है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाए।
अगला क्वेश्चन 45 नंबर है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही समास वाला विकल्प क्या है। भाई इसका समास बताना है दशानन। दशानन का क्या होगा, 10 हैं आनंद जिसके। आनंद का मतलब होता है प्यारे दोस्तों मुख से। मुख जो होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका जो अर्थ होता है वो आनंद से होता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और 10 आनंद, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। दशानन का अर्थ क्या होता था, रावण होता था। क्या होता है, रावण। और यहाँ पर पूछेगा कौन सा समास है, तो प्यारे दोस्तों आप लोग बताओगे बहुब्रीहि समास। कौन सा है, बहुब्रीहि समास है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, इसके लिए एक शब्द बताना है। तो क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा प्यारे दोस्तों। जैसे अनिवार्य, इसका उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ। देखो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा, कोई भी एग्जाम हो तो वहाँ पर लिखा होता था, इंटर फर्स्ट ईयर हाई स्कूल कोई भी एग्जाम दी है तो वहाँ पर लिखा था सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, तो ऐसे पढ़ते थे हम लोग। अनिवार्य है, अनिवार्य का मतलब क्या है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं, वो बात अलग है, आपको नहीं आ रहा है, आप नहीं कर पाते थे, लेकिन उसमें लिखा होता ना था सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो इसका मतलब ये है कि इसको टाला नहीं जा सकता, आपको सभी प्रश्न करने ही होंगे। तो टाला ना जा सके, अनिवार्य हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 प्यारे दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिया है अनेकार्थी शब्द का, एक शब्द दिए गए शब्द का अनेकार्थी का अर्थ है, उस शब्द को चुनें। प्यारे दोस्तों हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये जो अरुण दे रखा है, अरुण, ये जो हमारे पास अरुण है, इसका अनेकार्थी क्या होगा। तो याद रखेंगे अरुण का जो होता है वो सूर होता है। क्या होता है, सूर, इस बात को याद रखेंगे। सोना क्या होता है, कनक भी कह सकते हैं इसको। और कनक को ही हम, एक मिनट, ये तो हम कहाँ पर चले गए, ये धतूरा होता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। हम इसमें दूसरे ओर चले गए, उसमें क्या बोलते हैं, अलंकार में, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो हम अनेकार्थी देख रहे थे, अनेकार्थी देखे तो अरुण का सूर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। अगले प्रश्न में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति की पहचान कीजिए। अधिकरण कारक, प्यारे दोस्तों कारक कितने होते हैं, बेसिकली होते तो 8 हैं लेकिन हम 7 काउंट करते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो इनमें अधिकरण कारक होता है मैं पर से। किससे होता है, मैं पर से, ठीक है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, अधिकरण मैं पर, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, इस तरह से पढ़ते थे, ठीक है। तो अधिकरण मैं पर होता है, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। 49 नंबर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम की बात आती है प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। इन तीनों पार्ट के बारे में देखो, सबसे पहले अन्य पुरुषवाचक होता है, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक होता है और तीसरा उत्तम पुरुषवाचक। अति उत्तम पुरुषवाचक नाम का कोई भी सर्वनाम नहीं होता है पुरुषवाचक में, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। कह रहा है कौन सा भेद नहीं है, तो विकल्प नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। तो क्या कहलाएगा भैया, अगर क्रिया भूतकाल से शुरू हुई और अभी अभी समाप्त हुई है तो ये प्यारे दोस्तों आप लोगों का आसन्न भूतकाल कहलाता है। क्या कहलाता है, आसन्न भूतकाल, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। जैसे मैंने खाना खाया। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उस भेद का बताइए। अनु कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अच्छा, भेद पूछ रहा है, कौन सा भेद है। कह रहा है अनु ने देखकर निबंध लिखा। अनु ने देखकर निबंध लिखा, तो क्या हुआ भैया, कौन सी क्रिया है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो। तो प्यारे दोस्तों आप बोलोगे यहाँ पर सर पूर्णकालिक क्रिया है, क्योंकि निबंध अनु ने देख करके लिखा है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है। प्यारे दोस्तों प्रबंधकर्ता का हमें स्त्रीलिंग बताना है। प्रबंधकर्ता का जो होता है वो प्रबंधकर्त्री होता है। क्या होता है, प्रबंधकर्त्री। हालांकि ये सही नहीं लिखा है, इसको ऐसे लिखा जाता है, देखो, प्रबंध और उसके बाद में कर्त्री, ठीक है, कर्त्री इस तरह से होती है। यहाँ पर ता में रावड़ा होता है ऊपर, प्रबंधकर्त्री, ये सही लिखा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है नीचे दिए गए शब्द में बहुवचन वाला विकल्प चुनिए, पहचानिए। नेता का बहुवचन बताइए, नेता का बहुवचन बताओ। इसके अलावा चाकू का बहुवचन बताओ, ठीक है, चाकू का बताओ, इसका बता दो क्या हो जाएगा। देखो नेता का बहुवचन नहीं बनता है, वो एज इट इज रहता है, ठीक है। नेता एक बहुवचन शब्द स्वयं में है, जो नेता है ये स्वयं में एक बहुवचन शब्द है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। चाकू का बताना है आपको। 54 नंबर कह रहा है नीचे दिए गए शब्द में सही बहुवचन वाला विकल्प बताओ। ऋतु का बताओ। ऋतु का भैया क्या हो जाएगा, ऋतुएं, बहुत सारी ऋतुएं होती हैं। ऋतु एक वचन है, ऋतुएं कितने होती हैं,
एक सीजन में 3 4 5 ऋतुएं होती हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो बहुवचन बन जाएगा ऋतुएं, ऑप्शन नंबर ए। 56 प्यारे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या बनता है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या बनता है, बताओ। प्यारे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पर बनता है संयुक्ताक्षर। क्या बनता है, संयुक्ताक्षर। स्वर रहित व्यंजन जैसे हम कह रहे हैं का, इसमें हलंत लगा है नीचे, हलंत तो क्या है, इसमें स्वर है ही नहीं, और इसमें हमने जोड़ दिया सा। क्या जोड़ दिया, सा। तो इसमें तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, सा प्लस में आ, ठीक है, इस तरह से तोड़ सकते हैं। तो ये तो स्वर सहित हो गया, इसमें आ स्वर है, जबकि इसमें स्वर है ही नहीं। तो स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या बनता है भैया, तो आप यहाँ से कह सकते हो संयुक्ताक्षर बनता है। क्या बनता है, संयुक्ताक्षर, जिसे हम कसा कहते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है। भैया नासिका द्वारा 5 प्रकार के व्यंजन होते हैं, याद रखेंगे। यहाँ पर अड़ा हो जाएगा, और कौन कौन से हैं, देखो पहला इंगा, इंगा, दूसरा क्या हो जाएगा अइया, ठीक है, तीसरा अड़ा, चौथा आपका ना, ठीक है, और पाँचवा आपका माँ। ये ऐसे व्यंजन हैं जो नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नासिक के व्यंजन कहलाते हैं, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है निम्न वाक्य में विशेषण की किस अवस्था से है यह करेला कड़वा है। इसमें विशेषण बताना है, कौन सी अवस्था है इसकी विशेषण की। भैया ये तो मूल अवस्था है ना, कौन सी अवस्था है, मूल अवस्था। करेला का तो गुड़ ही है, क्या है, करेला का तो गुड़ ही है ना, तो मूल अवस्था है उसकी। करेला क्या है, कड़वा होता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य क्या है, श्री रामचरितमानस, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा इनकी एक प्रसिद्ध है वरवै रामायण। क्या है, वरवै रामायण, ठीक है, श्री रामचरितमानस भी है, वरवै रामायण भी है, जानकी मंगलम है, ठीक है, और अन्य सारी हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि दोस्तों रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। रंगभूमि हो, कर्मभूमि हो, ये सारी की सारी प्रेमचंद द्वारा रची गई हैं। ठेले पर हिमालय, यहाँ पर आपके धर्मवीर भारती हो जाते हैं। विष्णु शर्मा तो पंचतंत्र, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। पंचतंत्र पुस्तक को अभी यूनेस्को की विरासत पुस्तक मिली है, ठीक है, याद रखेंगे, यूनेस्को की विरासत पुस्तक में शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंचतंत्र पुस्तक जैसे यूनेस्को की विरासत पुस्तक में शामिल किया गया है, किस लेखक की है, तो विष्णु शर्मा की है, इस बात को याद रखेंगे। और रामचरितमानस भी शामिल हुई है, तो वो भी आपके याद रखना है, तुलसीदास जी की है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है। तो प्यारे दोस्तों कामायनी, कौन सी, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। इसके अलावा आप याद रखेंगे इनके बारे में क्या याद रखना है, इनकी कई रचनाएं हैं, जैसे कि आंसू, आंसू के बारे में आपने सुना होगा, आंसू। दूसरी झरना है, ठीक है, लहर है, ये सारे के सारे इनके उपन्यास हैं, ठीक है, लहर है। इरावती है, कौन सा, इरावती ये अपूर्ण रह गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, इरावती भी है, ये भी इन्हीं की है। तो ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं, जयशंकर प्रसाद जी की हैं। इसके अलावा आप भी बता सकते हैं, जैसे जन्मेजय का नाग यज्ञ, ठीक है, और सारी हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। भैया धर्मात्मा का संधि विच्छेद बताना है, बताओ। देखो यहाँ पर है दीर्घ स्वर संधि है, यहाँ पर बनेगा धर्म प्लस में आत्मा। क्या बनेगा, धर्म प्लस में आत्मा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही समान अर्थ वाला शब्द है। कौशल का बताना है, कौशल का सही समानार्थी क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे दक्षता, और इसका एक समानार्थी ये भी बन सकता है क्षमता, ठीक है, क्षमता। इस बात को याद रखेंगे, कौशल, दक्षता, क्षमता, ये इनके समानार्थी हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। नीड़ का घोंसला होता है, नीड़ जो होता है अभी जो पीछे हमने देखा था नीड़, इसका घोंसला होता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, घोंसला नहीं होता है, घोंसला, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ऐसे ही तो लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है घोंसला, ठीक है, इस बात को याद रखें। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में डैश है, अवगुण शब्द में उपसर्ग बताना है। क्या बताना है, देखो एक मिनट मेरी बात समझो। उपसर्ग प्रत्यय को अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। उपसर्ग जो होते हैं वो आपके शब्द के पहले आते हैं। कब आते हैं, याद रखेंगे, देखो गौर से समझ लो। उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द में पहले आते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं, क्या, जो हमारे पास प्रत्यय होते हैं ये कहाँ पर आते हैं, ये शब्द के बाद में आते हैं, पीछे जुड़े होते हैं। उपसर्ग पहले जुड़े होते हैं। तो हमें किसका बताना है, अवगुण का बताना है। अवगुण का उपसर्ग क्या होगा, तो अब और गुण 2 हो जाएंगे, तो आगे जुड़ा है अब, तो अब हो जाएगा इसका उपसर्ग। इस बात को याद रखेंगे।
अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 है दोस्तों। बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। ग्राम का तद्भव क्या होता है? गांव होता है, इस बात को याद रखेंगे। ग्राम का गांव होता है, खेत का क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ जाओ 65 में दोस्तों। बोला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। प्रत्यय देखो अभी हमने बात की थी, प्रत्यय कहाँ पर जुड़े होते हैं? प्रत्यय बाद में जुड़े होते हैं। तो बाद में जुड़े होने का मतलब है कौन सा नहीं बना है? लालिमाम बना है, हाँ माँ जुड़ा है। टुकड़ी में हाँ ई जुड़ा है, टुकड़ी में ई। शक्तिमान में मान है। सफल में कोई भी नहीं है प्यारे दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। सफल में कोई भी प्रत्यय नहीं है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 प्यारे दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला है। भैया सूक्ति का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? सूक्ति का। बताओ सूक्ति का क्या बनेगा? देखो कहाँ से टूटेगा? हिन से टूटेगा, यहाँ से, ऊ से। तो यहाँ पर सबसे पहले सु बनेगा, सु, और फिर बनेगा उक्ति। क्या बनेगा? उक्ति। इस बात को याद रखेंगे। देखो यहाँ पर छोटा ऊ और ये भी छोटा ऊ, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ बनाएंगे। तो ये क्या है? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 67 में आ जाओ। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो विपरीत अर्थ वाला, यानी विलोम। बंधन का विलोम क्या होता है? बंधन का मुक्त होता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। बांधना का छोड़ना, ये आपस में विलोम है, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 अब हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से रीजनिंग। प्यारे दोस्तों अब हमारी यहाँ पर रीजनिंग शुरू होने वाली है और रीजनिंग में आप लोगों को अच्छे से स्कोर करना है, बहुत अच्छे से प्रश्नों को जानेंगे। चलिए बताइए पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चलिए देखिए प्यारे दोस्तों, ऐसे प्रश्न को हम स्थानीय मान से सॉल्व करते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर 1 ओ 15 पर है प्यारे दोस्तों, आर हमारा 18 पर है और यू हमारे पास 21 पर है। ऑप्शन नंबर 2 सी 3 पर है और यहाँ पर 5 पर ई है, 7 पर जी है। दोस्तों आई हमारा 9 पर है, तीसरे में के 11 पर है और एम 13 पर है। चौथे में देखेंगे 21 पर यू होता है, 23 पर डब्ल्यू होता है और 25 पर प्यारे दोस्तों हमारा क्या है? वाई है। तो गौर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3 जुड़ा है, कितना है? 3, और यहाँ भी 3 जुड़ा है, ठीक है। पहले में 3, दूसरे में भी 3, यहाँ पर देखो 2 जुड़ा है, यहाँ भी 2 जुड़ा है, यहाँ पे 9 2 11, 11 2 13, 21 2 23, 23 2 25। तो प्यारे दोस्तों विषम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी में समान रूप से 3 जुड़ रहा है। अन्य 3 ऐसे विकल्प हैं जिनमें केवल और केवल 2 जुड़ रहा है, यहाँ भी 2 जुड़ रहा है और यहाँ भी 2 जुड़ रहा है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 विषम उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है। अरे जीएस का क्वेश्चन आ गया, चलिए देख लेते हैं। रेड क्लिफ इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? रेड क्लिफ होगा। मैकमोहन क्या होगा? इंडिया चाइना। मैकमोहन किसके किसके बीच में हो जाएगा? इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। और इसके बाद मेडिसन लाइन आप बता सकते हैं और डूरंड लाइन मैं बता देता हूँ। इंडिया और अफगानिस्तान, ठीक है, इंडिया और अफगानिस्तान, और इसके साथ साथ में पाकिस्तान भी ले लेना है, ठीक है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पूछे डूरंड है, इंडिया और अफगानिस्तान पूछे तो भी डूरंड है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 70 दोस्तों हमसे बोला गया है कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। चलिए रीजनिंग फिर से आ चुकी है। देखो इसमें जो अलग है, असफल है, दुखी है, खुश है और उत्साहित है। असफल, दुखी, खुशी और उत्साहित। देखो प्यारे दोस्तों अन्य 3 विकल्प देखेंगे बी सी डी, तो ये क्या है? ये हमारी भावनाएं हैं। क्या है? ये हमारी भावनाएं हैं जो हृदय में होती हैं। जबकि असफलता क्या है? असफलता तो फिजिकली मिलती है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। जैसे कोई रेस लगाने गए, आप हार गए, तो ये भावना नहीं है, ये तो फिजिकल है। जबकि दुख होना, खुश होना, उत्साहित होना, ये भावनाएं हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। तो विषम पता चल गया। अब कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृतियों में उसका चयन करें जिसमें से प्रश्न आकृति निहित है। प्यारे दोस्तों कौन सा विकल्प है जहां पर प्रश्न आकृति निहित है? तो ऑप्शन नंबर 1 को यहाँ से देखते हैं, यहाँ से, ठीक है। इसके बाद नीचे आना है, नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 को देखिए, यहाँ से चलेंगे, नीचे आएंगे, ठीक है, नीचे आ गए। उसके बाद में यहाँ पे चले, यहाँ पे आ गए। फिर दोस्तों हम नीचे आए, नीचे आ गए। इसके बाद में हम कहाँ पर जाना है? हमें थोड़ा ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद फिर वापस चला जाना है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास बन सकता है, ठीक है। इस बात देखो गौर से समझो, यहाँ से नीचे, यहाँ पे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ऐसे। तो ये सेम आकृति जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में हमें दिखाई दे रही है। तो बी नंबर का हमारा सही है और कहीं नहीं बनेगा। जब बी में बन गया तो फिर कहीं बनेगा ही नहीं, ठीक है, इस बात को भी याद रख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है दोस्तों यदि एक दर्पण को रेखा एम एन पर रखा गया है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति की सही छवि होगी।
प्यारे दोस्तों इसकी सही छवि बतानी है। तो दोस्तों गौर से समझो, सबसे पहले एम एन दर्पण कहाँ पर है, देखो ये बना हुआ है। इस एम एन दर्पण के साथ में हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो सबसे पहले क्या होगा भैया, सबसे पहले एक बॉक्स आएगा, जैसे कि बॉक्स बना हुआ है। जो वस्तु दर्पण के नज़दीक है, जैसे यहाँ पर देखो ये नज़दीक हुआ, ये बॉक्स जो है इसके अंदर एक छोटू सा ये जो बॉक्स है ये नज़दीक है, तो हम इसमें एक नज़दीक ही बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एक नज़दीक बॉक्स बनाएंगे। इसके बाद लाइन दूर की ओर जा रही है, तो हम दर्पण से दूर की ओर लाइन भी भेजेंगे। कट हमारा दर्पण की ओर लगा है, कट भी लगा देंगे। तो ऐसी आकृति कहाँ पर मिल रही है, कौन से में मिल रही है, देखो पहले वाले में नहीं मिल रही है, गलत है। दूसरे वाले में नहीं मिल रही है, गलत है। तीसरे वाले में कट देखो दूसरे दिशा में जा रहा है, गलत है। चौथा वाला हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब होगा। प्यारे दोस्तों एक ही आकृति से पता चल जाएगा। इसके बाद दूर की ओर देखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेंगे, ये कट मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी सेम टू सेम हमारे यहाँ पे हो जाएंगे, और इसके बाद में ये तो यहाँ पे हो ही जाएगा। ठीक है, इस बात को भी याद रख लेंगे आप लोग। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास डी है इस प्रश्न का एकदम सटीक जवाब है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों 73 नंबर, कह रहा है कि हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, तो अनुमान है वृक्ष से गिरने वाली पत्तियां हमारे कपड़े खराब कर सकती हैं। क्या ऐसा हो सकता है, बताओ। वृक्ष से जो पत्तियां गिरती हैं उनसे कपड़े खराब होते हैं, बिल्कुल नहीं होते भाई। तो ये तो गलत है। कह रहा है वृक्ष रात में CO2 निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये बात बिल्कुल सही है, इस बात को याद रखेंगे। देखो जो पेड़ होते हैं रात में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, चूँकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, जानलेवा हो सकती है, इसलिए नहीं सोना चाहिए। तो कहोगे यदि केवल 2 निष्कर्ष निकलता हो, क्या है, यदि केवल 2 निष्कर्ष निकलता है, इस बात को याद रखेंगे। 74 नंबर दोस्तों कहा गया है यदि डी बराबर 4 है, डी का स्थानीय मान 4 होता है। बेड BAD बराबर क्या है, 7 है। तो B2 पर, A1 पर, D4 पर, इन सभी को जोड़ो, सभी को जोड़ोगे 4 2 6 1 7, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अंट का बताना है ANT, एक मिनट, एन है ना दूसरी बार में, ANT अंट, A1 पर, N14 पर, T20 पर, दोनों को सभी को जोड़ो तो 20 14 34 1 35। प्यारे दोस्तों अंट का जो कोड आएगा वो 35 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 35 हमें दे रखा है विकल्प नंबर 3 में। विकल्प नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कह रहा है कि नीचे दिए गए सब विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर लिखा है 456। 456 का जो संबंध है किससे है भैया, 15 से है। तो बताना है 7 8 9 का संबंध किससे होगा। देखो गौर से देखो, बहुत ही प्यारा सा लॉजिक है। 4 में 456 कुछ इस तरीके से लिखेंगे। देखो गौर से समझो, यहाँ पर ये जो 456 लिखा हुआ है इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। इसमें 4 जोड़ेंगे, 5 में जोड़ेंगे 6, इस तरह से 456। ठीक है, जोड़ करके तो 6 5 11 4 15। ठीक इसी प्रकार 7 8 15 15 और 9, 15 9 होता है 23, सॉरी 15 9 होता है 24। तो प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो 24 आएगा। क्या आएगा, अच्छे से याद रखेंगे। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो प्यारे साथियों 24 आना चाहिए। 24 दे रखा है विकल्प नंबर 4 में। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। 75 76 नंबर में आ जाओ दोस्तों, कह रहा है श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अगला पद देखो, सबसे पहले गौर से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है B, उसके बाद में D, इसके बाद में C, फिर A, BDCA के बाद F H, उसके बाद में G और E। ठीक है, ये दूसरे नंबर पर। अब तीसरे नंबर पर क्या है, J L K और I। ठीक है, अब इसके बाद में अगली हमें ज्ञात करनी है। तो पहले शब्द को देख लेंगे। पहला देखो B हमारा 2 पर होता है, यहाँ पर B कितने पर होता है, गौर से देखो, ये 2 पर होता है, F 6 पर होता है, J 10 पर होता है। 4 4 जुड़ रहा है तो 4 14 जुड़ेगा। N से शुरुआत होनी चाहिए, किससे, N से। प्यारे दोस्तों N से कहीं भी शुरुआत नहीं हो रही है, किसी भी विकल्प की शुरुआत N से नहीं हो रही है, क्योंकि N 14 पर आता है, तभी तो 10 4 14 होगा। तो N से शुरू होगा तो उत्तर बन जाएगा NPOM। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। आगे चेक करना है तो सभी में 4 4 जुड़ रहा है, चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 77 दोस्तों कह रहा है एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है, उत्तर की दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। प्यारे दोस्तों यहाँ से मानता हूँ कोई व्यक्ति है ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ से चला उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चला। दोस्तों कह रहा है कि उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मतलब सीधे स्थान पर मुड़ेगा और 3 किलोमीटर जाता है। फिर कह रहा है बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है तो 2 किलोमीटर जाता है। अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है, ऊपर की ओर चल रहा है। दिशा कौन सी होती है, उत्तर। ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है प्यारे दोस्तों, उत्तर दिशा होती है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न 78 नंबर कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह को चुनिए। देखो संबंधित अक्षर समूह चुनना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं TAL और E।
इसको क्या लिखा गया है भैया, इसको क्या लिखा है तो गौर से देखो, इसको लिखा गया है लेट, LAT और E। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। देखो जब ऐसे प्रश्न समझ में ना आए तो सीधी नंबरिंग दे दो, 1 2 3 और 4। तो इसको हमने कैसे लिखा है, टी कहाँ पर पहुँचा, 1 हमारा यहाँ पर आया, 2 कहाँ पर है, 2 हमारा यहाँ पर आया, 3 कहाँ पर है, 3 हमारा यहाँ पे आ गया, और 4 हमारा 4 के स्थान पर है, खत्म बात। और हमें कोडिंग किसकी बतानी है, तो आप कहोगे सर कोडिंग बतानी है क्वेश्चन मार्क की। किसकी, क्वेश्चन मार्क, यानी कि एक बॉक्स क्या आना चाहिए यहाँ पे। उसके पहले हमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं। कौन कौन सी चीज़ें दे रखी हैं, वो दे रखी हैं CAF और E, कैफ़े दे रखा है। लेकिन ये हैं क्या, ये भैया आप कहोगे देखो ये 4 है, सेम टू सेम याद रखेंगे, और F 1 पर होना चाहिए, ये 2 पर होना चाहिए, ये 3 पर होना चाहिए, क्योंकि हमने स्थानीय मान नाम दिया है। ठीक है, स्थानीय मान दिया है तो स्थानीय मान ऐसे ही हमारा यहाँ पर भी आएगा। लेकिन ये जो स्थानीय मान क्रम से लगा हुआ है वो क्रम से इस तरफ लग के लगेगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो 1 पर क्या है भैया, F है, 2 पर क्या है, A है, 3 पर क्या है, C है, 4 पर क्या है, E है। तो प्यारे दोस्तों इसका उत्तर इस तरीके से बन जाएगा 1 2 3 और 4। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर बनेगा फेस दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब होगा, इस बात को याद रखेंगे। 79 नंबर दोस्तों कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, गौर से देखो। इसके लिए हमें देखना है अंतर, और अंतर देखेंगे इसमें 27 5 32, 2 गया 30, 30 5 35, 2 गया 33, 33 5 38 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 38 आना चाहिए। देखो कैसे, मेरी बात को समझो। मैं इसमें क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर लिख दूंगा 27, फिर लिख दूंगा 32, फिर लिख दूंगा 30, फिर लिख दूंगा 35, और उसके बाद में 33। ठीक है, अब अगला याद करना है तो हम अल्टरनेट देखते हैं। 27 में जुड़ेगा 3 30, 30 में जुड़ेगा 3 33, उसके बाद 32 में यहाँ पे जुड़ रहा है 3 35, 35 में 3 जुड़ेगा तो अगला वाला 38, खत्म बात, 38 आ जाएगा। 38 कहाँ पर आएगा, विकल्प नंबर 4 में दिया है, विकल्प नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, क्या कहा, वह मेरे, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा वह मेरे पिता, वह मेरे पिता। अर्थात सबसे पहले गौर से देखो, एक आदमी जो है, जिस आदमी ने कहा है उस आदमी को हम यहाँ पर रखते हैं। कह रहा है कि लड़का है, उसकी ओर इशारा कर रहा है कोई आदमी, आदमी कह रहा है, क्या कह रहा है, वह मेरे पिता, अर्थात आदमी के पिता। ठीक है, मेरे पिता की बहन, इस पिता आदमी के जो पप्पा होंगे, ये पप्पा के लिए प्लस, और इनकी बहन आएगी, कौन आएगी, बहन, अर्थात इस आदमी की क्या होगी, बुआ होगी, इस आदमी की क्या होगी, बुआ। तो कह रहा है मेरी बहन के पति का इकलौता बेटा है, बहन की शादी करवानी पड़ेगी, तो बहन के पति यहाँ पर आ जाएंगे और इनका इकलौता बेटा आ जाएगा, कौन, वो लड़का जिसकी ओर ये लोग इशारा कर रहे हैं, ये लड़का आ जाएगा। इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। कह रहा है आदमी का लड़के से क्या संबंध है, से लगा है लड़के के साथ, ये रहा से लगा है लड़के के साथ। लड़का क्या बोलेगा, लड़का बोलेगा मेरी मम्मी मेरे पापा, लेकिन मम्मी का भैया मामा, मामा का लड़का ममेरा भाई, ममेरा भाई अर्थात ऑप्शन नंबर 4 कजिन। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ममेरा भाई, चचेरा भाई, फुफेरा भाई, ये सारे के सारे किस में आते हैं, कजिन में आते हैं, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न 81 नंबर। चलिए गणित आ चुकी है प्यारे दोस्तों, क्या आ चुकी है, अब हो रही है मैथ की शुरुआत। धमाकेदार तरीके से हम देखेंगे मैथ को। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः 79, 81 और दोस्तों 88 और 94 थे। 5वें विषय में उसके अंक क्या होंगे, ये बताना है। देखिए साथियों, यहाँ पर अब हम देख रहे हैं मैथ को, और ये एवरेज का एक क्वेश्चन है। बोला है 85% अंक एक छात्र ने प्राप्त किए। तो कोई एक स्टूडेंट है, उसको कितने नंबर मिले थे, उसको ओवरऑल 85% मिले थे। कितने विषय में मिले थे अभी हमें पता नहीं है, लेकिन आगे उसने बोला कि 4 विषयों में उसके अंक, कितने विषयों में, 4 विषयों में कितने अंक थे, विषय कितने थे, 4, अंक कितने कितने मिले, 79। उसके बाद में दोस्तों मिले हैं 81, 81 के बाद में मिले हैं 88, 88 के बाद में कितने मिले हैं, 94। तो ये 4 विषय के अंक हैं। और उसके बाद पूछा है 5वें विषय के अंक क्या होंगे, क्या पूछा है, इसी में एक 5वें विषय के अंक हमसे पूछ लिए हैं। 94 के बाद 5वें विषय में क्या अंक हो, ताकि हमारा क्या हो जाए, 85% एवरेज हो जाए। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो ये एवरेज का क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। पहले तो इन सभी को जोड़ लो, पहले इन 4 विषय के अंकों को जोड़ लो। ठीक है, इस 85 को छोड़ देते हैं अभी 4 विषय के अंकों को हम जोड़ लेते हैं। तो इनको कैसे जोड़ेंगे आप लोग, इकाई के अंक से देखो, 4 8 4 12 1 13 13 9
22, ठीक है। 8 4 12, 1 13 9, 22 की 2 हो जाएगी। और यहाँ पर हो जाएगा 9 और 2 11, 11 8 19, 19 8 27, 27 7 34, कितना होता है 27 7 34 ही तो होता है 342, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। ये आपके सामने हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। 8 के बाद 2 हासिल 9 के बाद 2 हासिल थी 11, 11 में 9 8 जुड़ा 19, 19 में 8 27, 27 में 7 34। तो 4 विषय के जो टोटल अंक थे वो हमारे पास कितने आए वो प्यारे दोस्तों 342 आए। लेकिन जो 5 विषय के सहित अंक थे वो 85% थे। तो अगर हम 5 का गुणा 85% में कर दें, क्योंकि 5 विषय है ना, तो 5 विषय के अंक बताने हमें पता नहीं है, लेकिन 5 विषय में उसने ओवरऑल 85% प्राप्त किए, तो हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं, चूंकि एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे 5m 25 की 5, 5 अट्ठे 40, 5m 25 की 5, 5 अट्ठे 40, 40 2 42, यानी कि 425। अगर दोस्तों उसे 425 अंक मिलते तब उनकी 85% बनती, लेकिन अभी तो उसके पास 342 है। तो 5वें विषय में कितने अंक मिले होंगे, 425 में 342 घटा देते हैं, ठीक है। 425 में 342 घटाओगे तो यहाँ पर 3 यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए, और 42 में से 8 34 जाएगा तो दोस्तों 8 बच जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। 83 आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। उम्मीद है समझे होंगे। अगर नहीं समझे तो देखो गौर से समझो। 4 विषय के जो अंक हैं वो कुछ अंक है हमारे पास जो कि इतने हैं, इनका जो योग आया है वो कितना आया, वो 342 आया। लेकिन प्यारे दोस्तों 5 विषय के जो अंक है वो 85 के एवरेज से जो हुए हैं वो कितने हुए हैं, 420 ऐसे ही तो हुए आपका, नहीं 425 हुए, ठीक है। लेकिन अब बोला है 5वें विषय के अंक हैं क्या, हमें पता नहीं है। 4 विषय के तो पता है, टोटल कितने हो रहे हैं, देखो 4 विषय के पता है, टोटल हो रहे हैं 342। तो 5वें विषय कितने, 342 में सीधा घटा देंगे, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए, तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है 30% और 10% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु 945 रुपये में बेची गई। वस्तु की लागत मूल्य क्या है। भाई ये क्या है, लगातार 2 क्रमिक छूट हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, सक्सेसिव लगा देंगे। क्या लगा देंगे, सक्सेसिव लगा देंगे। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका क्या होता है, एक्स, एक्स के बाद प्लस में वाई और माइनस का एक्स वाई, ये हमने कल ही बताया था आपको, बटे में 100, ऐसा ही तो होता है सक्सेसिव। ये होता है हमारे पास सक्सेसिव। तो इसके लिए क्या है, एक्स मतलब पहला वाला परसेंटेज, एक्स कितना है, तो आप कहोगे सर 30, वाई कितना है तो बोलोगे 10, और दोस्तों आपके सामने क्या हो जाएगा, -30 गुणा में 10, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे, बटे में 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। बचेगा माइनस का 3, 30 10 40, ये कितना हो जाएगा, ये 30 10 40 हो जाएगा। 40 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 40 में से 3 जाएगा तो बचेगा 37, ठीक है। याद रखेंगे। ये ओवरऑल हमारे पास 37% आया। कोई वस्तु अगर 100% थी तो उसमें हमने 30% 10% की दो क्रमिक छूट दी हैं, वो हमारी दोनों कंपोजिट छूट आएंगी कितनी, 37%। और दोस्तों इसी 37% को देखेंगे तो इतने की छूट देने के बाद वस्तु कितने में बेची गई, 945 में। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है, अगर मेरे प्यारे साथियों गौर से देखेंगे, अगर हमारे पास वस्तु 100% की थी जिसमें से हमने 37% की छूट दे दी, तो दोस्तों कितनी बची होगी, तो आप कहोगे 63%। तो 63% बची है, इसी 63% की वैल्यू तो 945 है, इतना ही तो याद रखना है। इसी 63% की वैल्यू 945 है। यहाँ पर काट दो, 9 सत्ते 63, 9 एकम 9, 9 पंचे 45, 15, ठीक है। 1 मिनट, 9 एकम 9, भाग न जाए भाग नाष्टम, बिंदी कटेगा क्या, और यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से 9 पना 45, इस तरह से, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। देखो 9 से काटोगे तो 9 सत्ते 63 इस तरफ हो जाएगा, 9 एकम 9, फिर बचेगा 4, भाग नहीं जाएगा तो एक और लेना पड़ेगा, उसके पहले जीरो लगाना पड़ेगा। अब 7 से काटो, 15 सत्ते 105, एक का मान हो जाएगा प्यारे दोस्तों 1500। तो अगर 1% का मान हमारे पास 15 है तो 100% का मान कितना होगा, देखो एक में 2 जीरो जोड़े गए हैं तो 15 में भी 2 जीरो जोड़ दो, 1500 हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी प्यारे साथियों हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आओ। क्वेश्चन नंबर 83 बोला 10% पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है। कह रहा है कि जो निश्चित मूलधन की दर है उस पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से कितना है, 1 रुपये कम है, मूलधन ज्ञात करें। भैया देखो मेरी बात को समझो, यहाँ पर आपको दे रखा है साधारण ब्याज यानी कि SI, गौर से समझना है, यानी कि पहले दे रखा है SI और CI, SI और CI, या फिर कह सकते हैं CI और SI। इसका जो अंतर है ये कितना दे रखा है, 1 रुपया, कितना, 1 रुपये दे रखा है। 1 रुपये कम है ना एक दूसरे में, अगर कुछ भी रहा होगा, अगर एक्स रहा होगा ये वाई रहा होगा, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 रुपये है। तो कह रहा है CI और SI के बीच का जो अंतर है मेरे प्यारे साथियों
वो कितना है, 1 रुपये है। इस बात को याद रखेंगे, कितना है, 1 रुपये। ये 1 रुपये आपको अच्छे से याद रखना है, ये वाला 1 रुपये, ठीक है। अब कह रहा है 2 वर्ष की अवधि है, यानी कि टाइम कितना दे रखा है, टाइम टाइम 2 वर्ष दे रखा है, 2 ईयर, ठीक है, 2 ईयर दे रखा है। और रेट परसेंटेज कितनी है, रेट परसेंट जो है वो प्यारे दोस्तों आपकी 10% है। तो इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, हर कोई स्टूडेंट जानता होगा उसके बारे में। जब भी आपको 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया जाए और समय और रेट परसेंट दिया हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है मूलधन निकालने का। क्या होता है, यहाँ पर होता है CI, यहाँ पर क्या होता है, याद रखेंगे, CI माइनस का SI बराबर में PR² बटे में 100, बस इतना होता है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, CI माइनस SI बराबर में PR² बटे में 100 कितने के लिए होता है, ये 2 वर्ष के लिए होता है, बस इतनी बात को याद रखना है। तो 2 वर्ष के लिए होता है, तो हम यही लगा देंगे प्यारे दोस्तों। और जब यही फॉर्मूला लगाने जाएंगे तो गौर से देखो, CI माइनस SI का मान कितना है, सवाल में 1 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में P का मान निकालना है हमें, देखो P का मान निकालना है तो P रख देंगे। R का मान कितना दे रखा है, 10, यानी R का स्क्वायर होगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में नीचे बटे में हो जाएगा 100, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, ये 100 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो रही है, अरे गड़बड़ ये हो रही है भाई, ये इसका होल स्क्वायर होता है यार, ठीक है। ये क्या होता है, होल स्क्वायर होता है क्या, मैं कहीं पर गड़बड़ कर रहा हूँ, 1 मिनट इसको चेक करता हूँ। देखो साथियों, ये आपका PR² बटे में 100 का स्क्वायर होता है यार, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 बार में 100 हो जाएगा। क्या होता है, PR² बटे में 100 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हम सीधा क्या करेंगे, कट्टा पीटी करेंगे। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 0 यहाँ पर कट जाएंगे। 1 बराबर में P बटे 1, ये नीचे का 100 बच जाएगा ये वाला, ठीक है। तो P बटे 100 हो जाएगा। तो P बराबर क्या आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। तो मूलधन कितना रहा होगा प्यारे दोस्तों, 100 रुपये रहा होगा। इस बात को याद रखेंगे। जब भी 2 वर्ष की अवधि के लिए CI माइनस SI दिया हो तो टाइम 2 वर्ष हो, रेट परसेंटेज जो भी हो, तो इसी फॉर्मूले को लगाएंगे, CI माइनस SI, ये 2 वर्ष का है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। PR² बटे में 100 का स्क्वायर, उत्तर आ जाएगा 100 रुपये। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहा है एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। कौन है, मदर फादर हैं और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है, बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु क्या होगी। गौर से देखो प्यारे दोस्तों, एक तो मदर है और एक फादर साहब हैं। इनकी जो एवरेज आयु है वो 36 है, अर्थात एवरेज का मतलब 1 है, औसत 1 की है आयु है, तो ये 2 लोग हैं तो 2 का गुणा हो जाएगा। तो इनकी आयु का योग जो होगा वो 72 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72 वर्ष हो जाएगा। इसके बाद प्यारे दोस्तों आगे बोला गया है कि 3 बच्चे भी हैं। कितने हैं, 3 उसके क्या हैं, सन हैं, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो इनकी जो आपकी आयु है वो औसत आयु कितनी है, 10। अगर 1 की 10 है तो 3 है तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 30 वर्ष हो जाएगी, ये 30 वर्ष हो जाएगी। इस बात को याद रखेंगे। अब उसने पूछा है परिवार की औसत आयु कितनी है। परिवार में टोटल कितने मेंबर हैं, आप कहोगे सर टोटल 5 सदस्य हैं। कितने हैं, 3 और 2, एक माता पिता और यहाँ पर 3 बच्चे, तो 3 2 5 सदस्य हैं। इनकी टोटल आयु कितनी बन रही है, तो आप कहोगे 102 वर्ष। कितनी बन रही है, 102 वर्ष। अगर इसका हम निकालेंगे एवरेज, तो एवरेज का साधारण सा फॉर्मूला होता कुल योग बटे कुल संख्या, ठीक है। तो योग कितना होगा, यहाँ पर 102 वर्ष, संख्या कितनी है 5, भाग लगा देंगे। भाग लगाओगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 दूनी 10, भाग न जाए भाग न अष्टम बिंदी, 5 चौके 20, 20.4 वर्ष ये आपकी आएगी, आपकी सही, ठीक है। याद रखेंगे आपकी जो एवरेज आयु आएगी वो 20.4 वर्ष आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। प्यारे दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। साथियों हमसे बोला गया है यदि ए 8 दिनों में एक कार को कर सकता है, तो सबसे पहले रखेंगे कि जो ए नाम का बंदा है वो कितने दिनों में कर रहा है, 8 दिनों में। बी नाम का बंदा उसे कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। यदि कह रहे 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो सी वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है, यदि वे तीनों आपस में मिलकर यह काम 3 दिन में पूरा करते हैं। तो हमें बताना है सी कितने दिन में करेगा। सी का हमें नहीं पता है, ठीक है। सी का मान लेते हैं हम, कुछ नहीं है, लेकिन उसने एक बात दे रखी है कि ये तीनों मिलकर के, यानी ए बी सी का दे रखा है प्यारे दोस्तों, ए बी और सी का, ठीक है। यहाँ पर यहीं पे रखने क्या, जल्दी से बताओ, 1 मिनट यार। ये देखो ए बी और सी ये तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में। तो इनका ओवरऑल जब एलसीएम लेंगे, टोटल काम निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा। सबसे बड़ा नंबर पकड़ते हैं, हमने बोला था जब भी एलसीएम पूछना हो सबसे बड़ा पकड़ो। क्या कट जाएगा, 3 चौके 12 कटेगा। क्या 12 8 से कटेगा, भैया 8 से नहीं कटेगा। तो 12 दूनी 24, इसका बड़ा नंबर 24, ये एलसीएम हो जाएगा
इस बात को याद रखेंगे। 8 तिया 24 3 बार में कटेगा, 12 दूनी 24 2 बार में कटेगा, और 3 अट्ठे 24 ये इतने बार में कटेगा। मेरी बात को समझो प्यारे दोस्तों गौर से। मेरी बात को अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये ABC तीनों मिलकर कितने में करेंगे, याद रखेंगे ये ABC तीनों मिलकर के 8 दिन में, ठीक है। माफ़ी चाहेंगे 8 की क्षमता से करेंगे तब 3 दिन में होगा, यहाँ पर टाइम दे रखा था। तो दोस्तों अब हमें निकालना है C के बारे में। किसके बारे में? C के बारे में। मेरी एक बात समझो, अगर C नाम का शख्स रहा होगा, अगर C नाम का शख्स यहाँ पे रहा होगा तो ये दोनों ने मिलकर टोटल काम किया है A B ने मिलकर कितना किया है? देखो गौर से समझो, यहाँ पर इसको छोड़ दो, अभी इधर देखो, इधर देखो, A और जो B नाम के बंदे हैं इन दोनों ने मिलकर के टोटल 5 की क्षमता से काम किया है, जबकि तीनों ने मिलकर के, तीनों ने A B और C इन तीनों ने मिलकर कितने की क्षमता से? 8 की क्षमता से। मुझे बताओ AB की क्षमता अगर 5 है और AB C की क्षमता अगर 8 है तो C की क्षमता आप निकाल सकते हैं यहाँ से, कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। भैया जब C की क्षमता 3 है और हम इस तरफ लिखते हैं क्या? क्षमता। अगर क्षमता हमारी C की 3 आ रही है तो C ने काम कितने दिनों में? 8, माफ़ी चाहेंगे, अगर C की क्षमता 3 है, काम है टोटल 24, कितने दिनों में पूरा कर पाएगा ये बताओ? तो आप कहोगे सर देखो C की क्षमता 3 आ ही चुकी है, टोटल काम हमारे पास 24 है, 3 की क्षमता से करेगा, कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो 3 अट्ठे 24। तो प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो 8 दिन आएगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, क्या आएगा? 8 दिन। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। देखो गौर से समझो प्यारे दोस्तों, अभी अगर नहीं समझे तो फिर से समझो। मैंने कहा 8 दिन में A नाम का बंदा अकेले काम कर सकता है, B नाम का 12 दिन में कर सकता है, C का हमें नहीं पता, लेकिन जब ABC तीनों मिलते हैं तो 3 दिन में करते हैं। मैंने कहा सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो एलसीएम मेथड से हमने यहाँ पर टोटल वर्क निकाला, तो इनकी क्षमता जो आई, A की क्षमता 3 आई, 2 आई इसकी, किसकी? यहाँ पर B की। लेकिन जब तीनों की जो क्षमता थी वो ओवरऑल 8 थी। AB दोनों की मिलाकर के क्षमता 5 थी, ABC तीनों की मिलाकर के क्षमता 8 थी, तो C की क्षमता जो निकली वो 3। तो टोटल काम कितना था प्यारे दोस्तों? 24 था। टोटल काम हमारे पास 24 था। C की 3 की क्षमता से करवाना था, किसकी? C की 3 की क्षमता से करवाना था, तो कितने दिन में कर पाएगा? 8 दिन में कर पाएगा, खत्म बात। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 86 प्यारे दोस्तों बोला गया है 4:9 के अनुपात में A और B के बीच 39 कैंडियाँ वितरित की जाती हैं। यानी A नाम का शख्स है और B नाम का शख्स है, इनको 4:9 में क्या मिलती हैं? 39 टॉफ़ी मिलती हैं, ठीक है। कह रहा है B को A से कितनी अधिक कैंडी मिली। मेरी बात समझो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखो जो B नाम का शख्स है 9 कैंडी ले रखा है, A कितनी मिली है? 4, तो कितनी ज़्यादा मिली है B को? आप यहाँ से कहोगे प्यारे दोस्तों 5 कैंडी ज़्यादा मिली, कितनी? 5। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखो, जो इनके बीच की कैंडी बटी हैं वो कितने में बटी हैं दोस्तों? 4:9 में। लेकिन टोटल कैंडी इनकी भाषा में कितनी आ रही हैं? 13। सवाल में कितनी दे रखी हैं? 39। एक का मान निकालने जाओ कितना आ जाएगा? 13 तिया 39 यानी कि 3। तो 5 का मान यहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि कितनी अधिक मिली है? 5 अधिक मिली है। 5 का मान निकालने जाओगे 5 गुणा 3 अर्थात 15। प्यारे दोस्तों जो B नाम का शख्स है उसको A की तुलना में 15 अधिक कैंडियाँ मिली हैं, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों हमारे पास 87 नंबर है। बोला है कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। प्यारे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो 12.5% है इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/8 होती है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। और मेरा पूरा मूड है कि इस प्रश्न को आप लोगों को होमवर्क दिया जाए, ठीक है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। और इसमें पूछा है 600 रुपये, उसका देखो मूलधन था 600 रुपये, कितना? 600 रुपये, लेकिन उसका एक्स्ट्रा खर्चा कितना हो गया? 40 रुपये। तो अब मूलधन हमारी भाषा में कितना हो जाएगा? 640। अब बता दो यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है? 1/8 का हो रहा है। बस अब लगा देना है आप लोगों को, उत्तर आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। जब 12.5% का लाभ लेगा तो यहाँ से उत्तर आ जाएगा, ठीक है। और उत्तर क्या होगा वो भी बता दूं क्या? फिर फायदा क्या रहा होमवर्क देने का। चलिए अगले क्वेश्चन में आओ। ये वाला हम कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, वो होमवर्क था, ठीक है। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाता है। देखो 1200 एक संख्या है, ये क्या पूर्ण वर्ग है? नहीं है। इसमें अगर हम 1 का गुणा करें तो क्या कितना आएगा? 1200 पूर्ण वर्ग है? बिल्कुल नहीं है। 1200 में प्यारे दोस्तों अगर हम 2 का गुणा करें दोस्तों क्या 2400 हमारा पूर्ण वर्ग है? बताओ, बिल्कुल भी नहीं है। ये भी पूर्ण वर्ग नहीं, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं। अब 1200 में हम करते हैं कितने से? 3 से गुणा, तो 12 तिया 3600, क्या 3600 पूर्ण वर्ग है? आप बोलोगे हाँ सर है, कितने का है? 60 का वर्ग है। तो प्यारे दोस्तों 3 का गुणा करने पर ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी? क्या हो जाएगी? तो याद रखेंगे प्यारे दोस्तों ये हो जाएगी हमारी वर्ग, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें हम 1200 का गुणा कर दें तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी, 3 का गुणा करने पर वर्ग बन जाएगी। फिलहाल एक और रह गया यार, चलिए एक और कर लेते हैं।
कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। प्यारे दोस्तों ऐसा कौन सा है जिसका दो पूर्णांकों का योग जिनका गुणनफल 64। देखो मेरी बात समझो, 64 किस किस का गुणनफल हो सकता है, एक तो 16 और 4 का हो सकता है, तो दो पूर्णांक ही हो गए, 16 4 20 क्या ऑप्शन में है। लेकिन हमसे पूछा है न्यूनतम, न्यूनतम पूछा है तो ये तो ज़्यादा हो रहा है 20। इसके अलावा 64 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके अलावा इसी 64 को हम लिख सकते हैं कितना, 16 4 हो ही गया, 8 8 लिख सकते हैं, 8 8 ठीक है, 8 8 लिख सकते हैं। तो 8 8 64 होता है, 8 8 का योग कितना होगा, 16 होगा। तो ये छोटी संख्या है, तो प्रश्न का जो उत्तर होगा वो विकल्प नंबर डी होगा। ठीक है, क्योंकि पूछा है न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग। न्यूनतम पूर्णांक कौन से हैं, देखो ये तो 16 तो 8 से बड़ा है लेकिन ये छोटा है, तो भैया न्यूनतम दोनों पूर्णांक लेने थे, तो 8 8 हमारे पास दो न्यूनतम पूर्णांक है जिनका योग क्या होगा, 16 होगा और गुणनफल 64 होगा। इस बात को याद रखेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो साथियों सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएसआर। उम्मीद है कि क्लास आप अंत तक देख रहे हैं, जो साथी अंत तक टिके रहे हैं कसम है तुम्हें सिलेक्शन मिल जाएगा, भगवान से दुआ करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।